बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है हमारे सामने ये कुछ दिनों पहले हमने जो है क्लास में कवर किया था कि जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ जो है वो अलाइड कॉस्ट वगैरह भी हो तो उसकी डेफर टैक्सेशन कैसे होगी। ठीक है जी। तो एक सवाल है सर हमारे पास कि ABC लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड एन एसेट। कंस्ट्रक्टेड का मतलब ये है कि इसने ये परचेज़ नहीं कि कंस्ट्रक्ट किया है। 2 मिलियन रुपए की कॉस्ट लगेगी। जनरली सर जब एसेट की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है और उस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने कोई बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिया हो तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन जितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा सर आम हालात में उसको हम कैपिटलाइज करते हैं एज़ पर IFRS 23 उसी एसेट के अंदर। यानी अगर मैं एसेट बनाते हुए ख़र्चा कर रहा हूँ 2 मिलियन का और जैसे सवाल में दिया हुआ है कि कंपनी वॉज ऑल्सो कैपिटलाइज्ड एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 1,25,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन कंस्ट्रक्शन पीरियड, तो सर ये 1,25,000 रुपये का जो इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है कंस्ट्रक्शन पीरियड में पे किया होगा तो कंपनी इसको भी एसेट में कैपिटलाइज कर रही है। अब देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि ये अमाउंट एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस आउट होगा इंटरेस्ट के नाम की जगह डेप्रिसिएशन के नाम पे। ठीक है ना। अच्छा फिर वो कह रहा है जनाब द कंपनी ऑल्सो इनकर्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख रुपए। ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, 2 मिलियन की एक्विजिशन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 1,25,000 का इंटरेस्ट है। और फिर वो कह रहे हैं द कंपनी इज बाउंड टू डिसमेंटल द एसेट वंस इट कंप्लीट्स इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। द डिसमेंटलिंग कॉस्ट वुड बी 306,110। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं है, मिसिंग है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट वुड बी से 8%। ठीक है जी। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि लाइफ एज पर टैक्स अथॉरिटीज़ सेम 4 ईयर्स। ठीक है जी। अब वहीं सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एसेट जो है वो कैपिटलाइज होगा एक सर्टन वैल्यू के ऊपर। वो वैल्यू मैं कैलकुलेट कर देता हूं सर। मेरे पास एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, वो होगी सर कोई 2 मिलियन की। ठीक है जी। नंबर 2 मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कि 2.5 लाख रुपए की इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है जी। फिर मेरे पास इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड ये आ रहा है सर, ये अराउंड आ रहा है कोई 1,25,000 रुपये का। ठीक है जी। ऐसा इंटरेस्ट है जो इनकर हो चुका है। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर मैं इस डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा विच इज अपेरेंट विच अपेरेंटली इज 306,110 डिवाइडेड बाय 1 प्लस द इंटरेस्ट रेट रेस टू द पावर -4। 4 इसलिए कि 4 साल बाद ही इनकर करनी है। ठीक है जी। अच्छा सॉरी -4 कर दिया मैंने, 4 है। ठीक है जी। ये आगे सर 2,25,000, इन सबको मैं एडअप करता हूँ तो 26 लाख रुपए की टोटल कैपिटलाइजेशन कॉस्ट है एज पर IA-16। ठीक है जी। अब देखिए टैक्स वाला ऐसे नहीं सोचता। टैक्स वाला ऐसे नहीं सोचता। टैक्स वाला सोचता ये है कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो डे 1 पे इनकर हो रही है तो वो डे 1 पे ही एक्सपेंस अलाउ कर देगा। ठीक है जी। यानी अगर मैं टैक्स के हिसाब से देखूँ तो ये एक्सपेंस डे 1 पे अलाउड हो जाएगा। ठीक है। ये वाला एक्सपेंस भी डे 1 पे अलाउड हो जाएगा। ये अलाउड होगा आफ्टर यूजफुल लाइफ, जब आप इसको पे करोगे तो ये तब अलाउड होगा। ठीक है जी। ये ओवर 4 ईयर्स अलाउ हो जाएगा। ठीक है जी। तो सर अगर मैं काम करूँ, मैं PNL अप्रोच से ये देखूँ कि दोनों स्ट्रीम्स में जो है वो एक्सपेंसेस किस तरह बुक हो रहे हैं। ठीक है जी। हम PNL अप्रोच लेके चलते हैं। दोनों स्ट्रीम्स में एक्सपेंसेस देख लेते हैं कि टैक्स वाला किस तरह इसको एक्सपेंस आउट करेगा, अकाउंटिंग वाला किस तरह एक्सपेंस आउट करेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ठीक है जी। 4 साल की लाइफ है, 4 साल मैंने ले लिए। अब मैं अगर देखूँ तो सर मेरे पास डेप्रिसिएशन के नाम पे 4 सालों में अकाउंटिंग वाला जो एक्सपेंस अलाउ करेगा डिवाइड बाय 4, यानी 6.5 लाख रुपए का एक्सपेंस पर ईयर। ठीक है। अच्छा जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इस तरह अलाउ नहीं करेंगे। वो सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट को अलाउ कर देंगे, अब भी क्या भी, यानी
ईयर 0 पे राइट नाउ अभी के अभी अलाउ कर देंगे, अभी राइट देर, ठीक है जी। और इसका कोई कंपोनेंट अगले 4 सालों में नहीं फैलेगा, ठीक है। फिर मेरे पास सर इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये भी चूंकि हमने अभी पे किया तो एफबीआर इसको अभी के अभी अलाउ कर देगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट 2.5 लाख रुपए इनफैक्ट, ठीक है जी। तो इसका भी कोई कंपोनेंट आगे जाके अलाउड नहीं होगा। तो सर अब अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊँ तो सर मुझे एफबीआर जो है वो डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा सिर्फ 2 मिलियन की कॉस्ट के ऊपर, और वो डेप्रिसिएशन अलाउ होना शुरू होगी ईयर 1 से, यानी 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 4, 5 लाख रुपए का पर एनम एक्सपेंडिचर अलाउ होगा डेप्रिसिएशन के नाम पे, ठीक है जी। अच्छा सर फिर मुझे डिसमेंटलिंग कॉस्ट के नाम पे अमाउंट अलाउ होगी कोई 2,25,000 रुपये का फ्यूचर वैल्यू, 2,25,000 इंटू 1.08 रेस द पावर 4, ये अलाउ होगी। लेकिन कब सर? जब ख़त्म हो गई एसेट, डिसमेंटल हो जाएगा। सर इसका मतलब है टैक्स अथॉरिटीज जो टोटल एक्सपेंस अलाउ करेंगी उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह होगा, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है कि सर दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। यहाँ तो एक्सपेंसेस कुछ इस तरह अलाउ हो रहे हैं, ऊपर जो है वो अलग बेसिस पे अलाउ हो रहे हैं, ठीक है जी। ऊपर दूसरा एक्सपेंस भी अलाउ होगा सर, वो होगा इंटरेस्ट का। और इंटरेस्ट किस चीज़ पे होगा सर? इंटरेस्ट होगा जो डिसमेंटिंग लायबिलिटी है, मैं उसका शेड्यूल यहाँ बना देता हूँ। डिसमेंटिंग लायबिलिटी में सर देखो डिसमेंटिंग लायबिलिटी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, ठीक है। ओपनिंग स्टार्ट होगी डिसमेंटिंग लायबिलिटी, जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 2,25,000 पे, तो इस पे इंटरेस्ट बुक होगा 8% के हिसाब से, ठीक है। और फिर ये इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाया करेगा साल के एंड में, तो ये लायबिलिटी बढ़ के 2,43 होगी, ठीक है। अब अगले साल जो है इस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर लायबिलिटी इतनी हो गई, ये ओपनिंग हो जाएगा, अगले साल इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा 8% का, तो सर ये बढ़ के इतनी हो जाएगी। और सर फिर उसके अगले साल ये अमाउंट इस पर इंटरेस्ट लगेगा 8% का, और ये इवेंचुअली जाके 3,06,110 पे पहुंचेगी। तो सर अगर मैं दोनों सालों का तो चारों सालों का इंटरेस्ट ऐड कर दूँ तो सर ईयर 1 से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा 18,000, ईयर 2 में 19,400, ईयर 3 में 20,995 और फिर 22,675। तो सर अगर मैं इनको भी ऐडअप करूँ तो मेरे पास जो टैक्स अकाउंटिंग के हिसाब से एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो इतने आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास ये अकाउंटिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको मैं कर देता हूँ कोई येलो कलर में, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे सर। और ये मेरे पास टैक्स के एक्सपेंसेस हैं जो फैले हुए, सर मैं इनको कर देता हूँ जनाब से ग्रीन कलर के अंदर, ठीक है जी। अब अगर मैं देखूँ सर डिफरेंस, तो सर मेरे पास ईयर 0 पे सिर्फ टैक्स एक्सपेंस आ रहा है, और टैक्स एक्सपेंस अगर अकाउंटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो टैक्स का प्रॉफिट अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम है। तो सर जब भी टैक्स का प्रॉफिट जो है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम होता है, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो डिफरेंस टैक्सेबल होता है, ये टैक्सेबल डिफरेंस है सर, ठीक है जी। अगले साल सर अकाउंटिंग एक्सपेंस आ रहा है ठीक ठाक, टैक्स एक्सपेंस कम है, तो सर अगले साल जो डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा है फर्दर, क्योंकि दोनों पीएल कंपेयर हो रहे हैं, तो सर 1,68,000 रुपये का डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है जी। यानी डिडक्टेबल डिफरेंस है ये, फिर एक डिडक्टेबल डिफरेंस है सर, फिर एक डिडक्टेबल डिफरेंस है, और सर फिर एंड पे आके कोई एक टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है 133,000 का। मैं सारे डिफरेंसेस ऐडअप करूँ ना तो जीरो हो रही हैं, इसका मतलब है सारे डिफरेंसेस टेम्परेरी हैं, ठीक है जी। तो सर मैं सबसे पहले डेफर टैक्स एक्सपेंस या डेफर टैक्स इनकम अगर मैं देख लूँ, सर मेरे पास ईयर 0 पे राइट नाउ इमीडिएटली डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक होगा, अज्यूमिंग के 40% का इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट है। तो सर मैं अगर बुक करूं तो मेरे पास 3,75,000 रुपये के ऊपर एक्सपेंस बुक होता है, कोई 0.4 के हिसाब से 1.5 लाख का, ये फॉर द ईयर एक्सपेंस है, ठीक है जी। और सर अगर मैं रनिंग बैलेंस निकालता चलूँ तो डेफर टैक्स लायबिलिटी डे 1 पे बुक हो जाएगी 1.5 लाख रुपये की, ठीक है। सर फिर ये दूसरे साल का डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा है 1,68,000 रुपये का, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ सर 40% के टैक्स रेट से, तो ये मेरे पास डेफर टैक्स इनकम आ रही है। सर मेरे पास ऑलरेडी लायबिलिटी मौजूद है, जब ये इनकम आएगी तो मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, 82,000 पे आ जाएगी,
सर फिर मेरे पास फर्दर इनकम आ रही है, क्योंकि फर्दर डिफरेंस डिडक्टेबल डिफरेंस है 169,440 का। सर मेरे पास डेफर टैक्स लायबिलिटी मज़ीद कम होती जा रही है, ठीक है जी। फिर मेरे पास 1,70,000 रुपये का फर्दर डिडक्टेबल डिफरेंस आ रहा है। सर अगर इस पर मैं 40% के हिसाब से टैक्स बुक करूँ तो सर मेरे पास ये लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एसेट में। जब मैंने तीसरा साल एंड किया तो मेरे पास डेफर टैक्स एसेट आ रहा है 53,374 रुपये का, ठीक है जी। मेरे पास सर फिर आखिरी साल एक टैक्सेबल डिफरेंस आ रहा है, जब मैं उस पर रेट लगाता हूँ 40% का, तो मैं देखता हूँ सर मेरे पास डेफर टैक्स एक्सपेंस आ रहा है और वो मेरे पूरे एसेट को ज़ीरो कर, ठीक है जी। इसका मतलब इफेक्टिवली मेरे पास डेफर टैक्स एसेट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इस तरह बुक हुआ कि पहले साल लायबिलिटी, दूसरे साल डेफर टैक्स इनकम आने की वजह से वो लायबिलिटी रिड्यूस हुई, तीसरे साल फिर डेफर टैक्स इनकम आई, लायबिलिटी फर्दर रिड्यूस हुई, चौथे साल फिर डेफर टैक्स इनकम आई, लायबिलिटी इतनी रिड्यूस हुई कि वो एसेट में कन्वर्ट हो गई, और चौथे साल के एंड पे सर एक डेफर टैक्स एक्सपेंस 53,000 का ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि मेरा टैक्स एक्सपेंस ज़्यादा था तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम और एक टैक्सेबल डिफरेंस था, तो उसकी वजह से सर ये ज़ीरो हो गया, ठीक है जी। अगर मैं इसको बैलेंस शीट अप्रोच से देखूँ तो बैलेंस शीट अप्रोच से सर बड़ा आसान है। सर बैलेंस शीट के ऊपर बैलेंस शीट अप्रोच, सर अगर मैं आपसे कहूँ कि अकाउंटिंग के हिसाब से जो कैरिंग अमाउंट्स हैं, ठीक है जी, वो कैरिंग अमाउंट्स हैं किसकी, इसकी सर पीपीई की। ईयर ज़ीरो पे सर पीपीई का अकाउंटिंग का कैरिंग अमाउंट है सर कोई 26 लाख, ठीक है जी। और ये बिल तरतीब रिड्यूस होता जा रहा है सर 6.5 लाख के डेप्रीसिएशन की वजह से, ठीक है जी। 6.5 लाख के डेप्रीसिएशन की वजह से, 6.5 लाख के डेप्रीसिएशन की वजह से, और फिर इवेंचुअली ये एंड में क्या हो जाएगा, 6.5 लाख का फर्दर डेप्शन बुक करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सर फिर मेरे पास एक प्रोविज़न है, प्रोविज़न फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर ये एक लाइबिलिटी है मेरे पास, ये मेरी बुक्स में आ रही है, और सर वो ईयर ज़ीरो पे है कोई 2,25,000 रुपये की, मैं इसको माइनस में लिख देता हूँ, ठीक है जी। सर फिर मेरे पास ईयर टू में 243,000 की, इनफैक्ट सर ईयर वन के एंड पे या ईयर टू के स्टार्ट पे 243,000, फिर सर ये जनाब कोई 262,440, सर फिर ये 283,435, और आखिरी साल में सर ये 306,110 पे आएगी, लेकिन मैं इसको पे कर दूंगा तो ज़ीरो हो जाएगी। सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओवर 4 ईयर पीरियड जो नेट एसेट या लायबिलिटी आ रही है, नेट एसेट या लायबिलिटी, सर उसकी मूवमेंट को जिस तरीके से कि मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक एसेट है और एक लायबिलिटी है, तो सर अगर मैं दोनों को नेट कर दूँ, इनको अलग अलग भी चलाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं नेट कर रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो सके। सर ये नेट एसेट है मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा सर मेरे पास जो टैक्स बेस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, वो सिर्फ एक ही है और बाकी किसी चीज़ की कोई टैक्स बेस नहीं है। यानी अगर मैं टैक्स बेस देखूँ सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो वो है सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन रुपए, ठीक है जी। अब सर 2 मिलियन और ये डेप्रिशिएट होता जा रहा है कितने से, 5 लाख के हिसाब से। सर अगर मैं देखूँ तो ये आखिरी साल में जाके ज़ीरो हो जाएगा। सर डिसमेंटलिंग लायबिलिटी वो तो क्रिएट ही नहीं होगी, उसका तो टैक्स बेस है ही ज़ीरो, तो भी ले लेते हैं सर हम प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग लायबिलिटी टैक्स बेस ऑफ, ठीक है जी, 0,0,0,0,0, ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट की बेसिस के ऊपर है। तो सर अगर मैं टैक्स के हिसाब से देखूँ तो ये है मेरे पास नेट एसेट, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर ये कैरिंग अमाउंट है नेट एसेट का, और ये मेरे पास जो है ना सर टैक्स बेस है नेट एसेट का, ठीक है जी। नेट एसेट में इसलिए कह रहा हूँ कि एसेट माइनस लायबिलिटी। अब सर अगर मैं डिफरेंसेस निकालूं तो सर मेरे पास साल के पहले दिन को 3,75,000 रुपये का एज एड डिफरेंस है। सर ये एज एड डिफरेंस कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है और एक जगह पे आके वो नेगेटिव वे पे ज़ीरो हो गया। अच्छा सर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट बड़ा है, ठीक है जी, और टैक्स बेस मेरे पास छोटा है। तो सर मैं इस कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के डिफरेंस के ऊपर डे वन के ऊपर सर कितना डिफरेंस, 3,75,000, और ये टैक्सेबल डिफरेंस है। सर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूँगा। सर ये एज एड बैलेंस है 0.4, ठीक है जी। फिर सर मेरे पास ये डिफरेंस रिड्यूस हो गया क्योंकि एज एड है, ये 2,07,000 हो गया। सर अगर मैं इस पर देखूँ तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। सर फिर ये डिफरेंस मजीद रिड्यूस हुआ तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और रिड्यूस। सर ये डिफरेंस डिडक्टेबल डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया, तो सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह एसेट बन गया और इवेंचुअली ये ज़ीरो हो गया, ठीक है जी।
सर अब मेरे पास अगर मैं डेफर टैक्स लाइबिलिटी की मूवमेंट देखूं तो डेफर टैक्स एक्सपेंस के हिसाब से कुछ इस तरह बन रहा है कि डे वन पे चूंकि अमाउंट जीरो थी और इमीडिएटली 1.5 लाख रुपए का अमाउंट डेफर टैक्स लाइबिलिटी में है तो ये एक्सपेंस बुक हुआ होगा। फिर सर मेरे पास डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होती जा रही है, तो सर मैं डेफर टैक्स इनकम बुक करूंगा इसके ऊपर। अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास एसेट लाइबिलिटी 1.5 लाख से कम होगी, ठीक है ना, 82,000 हो गई सर। अभी इसका मतलब मैंने इनकम बुक की होगी सर, फिर ये मज़ीद कम हुई, फिर सर ये इवेंचुअली जो है ना वो एसेट में कन्वर्ट हो गई, तो सर मज़ीद जो है वो मैंने इनकम बुक की और फिर इवेंचुअली सर मैंने 53,000 का डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक किया। अगर आप ऊपर देखें तो सर आपको यही एक्सपेंसेस, एग्जैक्ट यही एक्सपेंसेस सर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह अगर मैं जर्नल एंट्रीज पास करूँ, ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज में सर मैं डेट डाल देता हूँ, अकाउंट, अमाउंट, अकाउंट और अमाउंट, ठीक है जी। ये मैं सिर्फ डेफर टैक्स की एंट्रीज पास नहीं कर रहा, मैं सारी एंट्रीज पास कर रहा हूँ, ठीक है जी। या मैं काम करता हूँ तो डेफर टैक्स की एंट्रीज पास कर देता हूँ, बाकी आप तो खुद ही देख लोगे। अच्छा, ईयर जीरो पे सर मैंने क्या किया होगा, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से सर, 1.5 लाख रुपए से, और डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से सर, 1.5 लाख रुपए से। फिर सर मेरे पास ईयर वन के एंड पे मैंने डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स की कितने से सर, 67,200 से, तो सर मेरे पास डेफर टैक्स लाइबिलिटी का बैलेंस कितना रह गया, 82,800, ठीक है जी। और मैंने डेफर टैक्स इनकम बुक की क्योंकि डिडक्टेबल डिफरेंस आ रहा था सर। ईयर टू मैंने फर्दर डेफर टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स की सर 767 से, और सर मेरी डेफर टैक्स इनकम मजीद बुक हुई कितने की सर। इन सारे सालों में आप एक चीज़ नोट करेंगे, डिडक्टेबल डिफरेंस, टैक्सेबल डिफरेंस जो है वो डिडक्टेबल डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा था, और एज ए टैक्सेबल डिफरेंस जो 1.5 लाख से शुरू हुआ था, सॉरी 375 से शुरू हुआ था, ये कम होता जा रहा था, और तीसरे साल के एंड पे तो वो सर एसेट में जाके कन्वर्ट हो गया। अगर मैं तीसरा साल देखूँ तो सर डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट, लेकिन डेफर टैक्स लाइबिलिटी में सर 1.5 लाख का बैलेंस था, ये निकला तो टोटल बैलेंस बचा ही इतना था 15,000। फिर मैंने सर डेफर टैक्स एसेट भी साथ में डेबिट किया, कितने से जनाब, डेफर टैक्स एसेट मैंने डेबिट किया 53,374 से, और सर मैंने डेफर टैक्स इनकम क्रिएट की दिस प्लस दिस से। सर अगर मैं ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखूँ सर, ये ईयर ज़ीरो की एंट्री है, ये ईयर वन की एंट्री है, ये ईयर टू की एंट्री है, और ये ईयर थ्री की एंट्री है। लेकिन सर ईयर थ्री अब अगर मैं ईयर फोर में देखूँ तो सर मेरे पास डेफर टैक्स एक्सपेंस आ रहा है 53,000 का, और मेरे पास सर डेफर टैक्स एसेट जो मैंने क्रिएट किया था वो ख़त्म हो रहा है सर। इस तरह जो है वो डेफर टैक्स एसेट शुरू हुआ और इवेंचुअली डेफर टैक्स एसेट, लायबिलिटी और एसेट सब कुछ जाके ख़त्म हुआ एंड पे जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है जी। सर ये मैं सवाल और ये सोल्यूशन में मैं शेयर कर रहा हूँ, वीडियो भी इसकी शेयर कर रहा हूँ, आप इससे मुस्तफ़ीद हों और मुझे बताएं मज़ीद इम्प्रूवमेंट अगर इसमें की जा सकती है। थैंक यू।